लेट स्टार्ट। प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका संजीव सर लेक्चर्स में। और आज हम लोग कक्षा 10 का पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं और बेसिक की एकदम मूल अवधारणा से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। इसको पढ़ने से पहले आपको क्लास लाइन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान समझिएगा। कक्षा 9 में आप पढ़ कर आए हैं कि संख्या पद्धति के आधार पर जो संख्या होती थी उसमें जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनको लेकर के या पूर्ण संख्याओं को या पूर्णांकों को आपस में मिलाने से जो हम लोग संख्याओं का निर्माण करते थे तो उससे हमको एक संख्या प्राप्त हुई थी, वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहा जाता है, ठीक। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये आप क्लास 9 में पढ़े थे। कौन कौन सी थी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे। तो वास्तविक संख्याएं जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं को मिलाने या पूर्णांक संख्याओं को आपस में मिलाने, गुणा भाग जोड़ घटाना करने से वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब समझिए, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के क्लास में आप लोगों ने उन प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं पर जो जोड़ घटाना गुणे भाग की संख्या पढ़ते हैं, उसमें संख्या था क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और ऐसे बहुत सारे उसमें नियम थे। उस नियम के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारे पास जो भी संख्याएं हैं उस संख्याओं को और आगे बढ़ाते हुए इन वास्तविक संख्याओं का और विस्तृत अध्ययन करके हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या को जो पूर्णांक के रूप में होता है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज़ आएगा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं जिसको रियल नंबर बोलते हैं, ये वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं आप सबको पता होगा। पहला है परिमेय संख्याएं, ये आप क्लास 9 में पढ़ कर आए हैं। परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। और कैपिटल क्यू बराबर क्या होगा, इसमें एक ऐसा एक्स नंबर है जिसको एक्स यानी एक्स कोलन बोलते हैं इसको, और ये जो एक्स कुल परिमेय संख्याएं हैं इसको हम लोग किसी भी इंटीजर के आधार पर लिख सकते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याओं के आधार पर। यहाँ पर x का मतलब एक p बटा में q है और यह p बटा में q इस प्रकार है। इसका मतलब इस प्रकार है कि p कामा q ये कहाँ से लिया गया है? पूर्णांक संख्याओं से। i का मतलब इंटीजर, पूर्णांक संख्या, यानी कि जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकें वो संख्याएं जिनमें p और q हैं ये पूर्णांक हो और साथ में q बराबर न हो 0 के, तब हम कहते हैं कि वो किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या, ठीक। अब परिमेय संख्या हमने बना दिया। दूसरा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं वही इसका ठीक उल्टा, जिनको p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को q डैश से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के रूप में यानी p बटे q के रूप में न लिखा जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो बेसिकली आप लोग कक्षा 9 में पढ़ कर आए हैं, ये आपको पता होगा कुछ। इसका यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग नहीं होने वाला है, बल्कि हम लोग आगे के स्टेप में इस वास्तविक संख्या का 2 प्रकार से नियम पढ़ेंगे कि इन वास्तविक संख्याओं को हम कैसे और किस प्रकार से कथन के रूप में सिद्ध करें। जैसे आप लोग कल्पना कीजिए 2 लिखा है, तो 2 ये नंबर कौन सा नंबर है? सम संख्या। और साथ में इस 2 को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में बोल सकते हैं, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। अब ये 2 जो नंबर है इस नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 नहीं,
इसको x अगर मान लें तो x का मतलब 2 ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, x प्लस 1 ले लें तो इस 2 को हम x प्लस 1 लिख सकते हैं, जबकि x की वैल्यू 1 रखो तो 1 ले करके देखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा 2, ठीक है। लेकिन सम संख्याओं को हमेशा ध्यान रखिएगा, सम संख्याओं को हमेशा 2x के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 2 का 1 में गुणा 2 मिलेगा, अगर x का मान 2 लेंगे तो भी आपको कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगा। 2 रखकर देखिए, 2 दूना के 4, 4 भी क्या है, सम संख्या है। 3 रखिए तो भी सम संख्या है, 4 रखिए तो भी सम संख्या है। यानी आप 1 से लेकर के जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसको रखते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं, ये हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक। और उसमें प्रूफ करने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। नाम से एकदम स्पष्ट है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड का मतलब यूक्लिड द्वारा जो विभाजन का प्रोसेस होता है उसका एक कोई प्रमेय होगा जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग पढ़ कर आए हैं, कक्षा 6 से पढ़ते हैं। किसी भी संख्या में हम लोग एक छोटे वाले अंक से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है और साथ में शेषफल, तो हम लोग उसको ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पूरी भागफल की क्रिया सही है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन कीजिए। मान लीजिए हमने 2 से भाग दिया 7 में, ठीक है, तो 2 से भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, 2 3 6 होता है और 1 शेषफल बचता है। तो जब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मेरी भाग की क्रिया सही है तो क्या करते हैं आप लोग, भागफल गुणे भाज्य भाजक 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 गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब ये पूरा प्रोसेस लगाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 7 मिल जाता है। मतलब इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है, जितने भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भाग देने पर परिणाम प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल। और तीसरा, यहाँ कुछ शेष बचता है जिसको रिमाइंडर कहा जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। तो अब इसके लिए आधार पर हमारा प्रोसेस क्या बन गया, भाज्य प्राप्त करने के लिए, भाज्य प्राप्त करने के लिए हमने भाजक और भागफल का गुणनफल कर दिया, भाजक गुणा भागफल। अब प्लस क्या जोड़ दिया, शेषफल, ये है शेषफल। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। ठीक है, समझ आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रोसेस को जब यूक्लिड ने अपने प्रमेय में प्रयोग किया तो एक यूक्लिड सिद्धांत नाम की किताब जो कक्षा 6 में प्रचित थी, उस सिद्धांत में ये लिखा गया था। उसी वाले यूक्लिड सिद्धांत को आगे बढ़ा करके कक्षा 10 के चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम दिया। ठीक, इसका बेसिकली कहाँ प्रयोग होता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये जो चीज़ तुम लोग प्रयोग करते थे, 2 संख्याओं का भागफल विधि से मौसा निकालना, ये काम करते थे। अब उसी मौसा के प्रोसेस को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर 2 संख्याओं का मौसा ज्ञात करके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र कैसे क्या है, कैसे प्राप्त होगा। तो एक इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये हमने एक दिखाया, ये वाली, इसमें हमने क्या किया, देखिए आप लोगों को पता है 7 में 2 से डिवाइड करने पर जो 3 भागफल आ रहा है और 1 शेषफल बच रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उससे अधिक शेषफल प्राप्त हो? नहीं हो सकता। जिससे भाग देंगे उससे एक कम तक शेषफल प्राप्त होगा। अगर 2 से भाग दिए तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 1 या 2 0, 2 कभी नहीं आ सकता। एक और नंबर लेते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया 8 में, तो हमें मिल गया 4 बार में 8 आया और शेषफल आ गया 0। इसका अर्थ है
कि जब हम किसी 8 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 भागफल आता है और शेषफल 0 आता है। ऐसी कभी स्थिति नहीं आ रही है कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा शेषफल प्राप्त हो। एक और लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए 9 में, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसको अलग से दिखाते हैं, 2 से 3 ले लेते हैं। मैं 4 5 कोई भी लेते तो 5 ले लीजिए। देखिए 5 से डिवाइड किया, 5 एक बार में, 5 कम 5 है और ये 4 से बच गया। देखो 5 से हमेशा कम ही आ रहा है ना। तो आप समझ गए हैं कि किसी भी अंक से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम तक शेषफल आ सकता है। इसका मतलब है कि हम जो वो भागफल की हमने क्रिया यहाँ पर एक दिखाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यदि हम उस भाज्य को a माने और भाजक को b और भागफल को q, ठीक, अब प्लस में एक रिमाइंडर बचता है जिसको r प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि जो ये हम भाग की क्रिया कर रहे हैं, इस भाग की क्रिया में हमने ये जो मान रखा है जो कि युक्ल विभाजन प्रमेय के आधार पर आता है, तो ये क्या कहता है कि इसमें r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है बता सकते हैं? बिल्कुल आसान था। a को क्या माने हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ, a इसको क्या बोलेंगे, q कोसेंट, और ये है b और ये है r। तो अब बताइए रिमाइंडर शेषफल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 0 कभी हो जाती है ना, मतलब r की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी, लेकिन किसी से छोटी, इससे कम ही आती है। मतलब r 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा, लेकिन किससे कम आता है? b से कम आता है। लिख सकते हैं ऐसे। मतलब ये प्रोसेस बन गया कि ये युक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसमें a बराबर यानी भाज्य बराबर बी क्यू प्लस आर के, जो लिखा जा रहा है इसमें r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी आती है। ये है युक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, इस प्रमेय का प्रयोग करके जो हम या जिस संख्या को कथन के रूप में सिद्ध करते हैं कि इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, विषम संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, सम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, उस चीज को इस प्रमेयिका की सहायता से सिद्ध करते हैं। और जो स्टेटमेंट होते हैं किसी भी नंबर को सिद्ध करने के लिए कि हम इस नंबर को अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं तो कितने प्रकार के स्टेप में आते जा रहे हैं, पहले ये कीजिए, पहले इसको डिवाइड कीजिए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको घटाइए, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कहा जाता है। समझ आ गया? ये वास्तव में क्या है, इस प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी स्टेटमेंट को, कथन को जिस स्टेप से, जिस प्रोसेस से हम लोग गुजारते हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा। और ये किस पर काम कर रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो ये प्रमेयिका है और इसके आधार पर जब हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने का एक प्रोसेस होता होगा कि इसको पहले कीजिए, इसको पहले कीजिए, तब जाकर वो काम होगा। तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ आ गया? इन दो चीज़ों को लेकर के ये दोनों किसी भी स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए, किसी भी संख्या को प्रूफ करने के लिए कि बताइए 2 या 24 को हम सम संख्या के ऐसे मान लीजिए वो दिखा देता है कि कहता है a प्लस बी क्यू के रूप में, नहीं, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे कहता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इस प्रमेय को लगाते हैं। लगाने के बाद ये कितने स्टेप से गुजरता है, कितने पद्धति से गुजरता है, वो पद्धति या वो स्टेटमेंट इसका क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वास्तव में ये ज़्यादा काम करेगा और साथ में ये किस पर निर्भर करेगा? इस प्रमेयिका पर, क्योंकि इसी को लगा करके हम लोग बता रहे हैं। समझ आ गया? तो अब हम दिखाते हैं कि किसी भी 2 संख्या का या 3 संख्या का HCF यानी कि महत्व इस सूत्र की सहायता से
कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, तो इसको नोट करेंगे तो नोट कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं, कुछ 2 नंबर लेकर के उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए 2 संख्याओं का मात्रा ज्ञात करने का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रोसेस से कैसे हल करेंगे इसको समझते हैं। मान लीजिए हम एक कल्पना कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एचसीएफ ऑफ हमें निकालना है 16, 40 का। हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहला चीज क्या करेंगे आप, इन दोनों में से यह तुलना करेंगे कि दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना, 16 छोटा, 40 संख्या वाली बड़ी। तो लिख देंगे क्योंकि इसको क्योंकि बोलते हैं ना, क्योंकि 16 इज लेस देन 14। समझ आया, 16 छोटा 40 बड़ा। तो जो छोटा है उसे क्या मानेंगे, बी। ध्यान रखिएगा, जो हमने प्रोसेस लिखा था इस वाले डिवीजन में, यहाँ लिखे थे बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्यू, नीचे आर। तो इससे डिवाइड कर रहा हूं, मतलब किससे डिवाइड किया जाएगा, 16 से। तो 16 वाली संख्या क्या होगी, बी का मान। तो इसलिए बी इक्वल टू 16 मतलब 16 कॉमा 40 किसका मान, ए बराबर। समझ आया। अब इसके बाद जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे उससे पहले इसका एक रफ काम पर क्रियाविधि कर लेते हैं, क्योंकि इसको रफ काम पर क्रियाविधि जो कर लेते हैं उसी को इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जिसकी वैल्यू रहती है उसको वहाँ पर लिख करके हल करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है। अच्छा देखते हैं, देखिए 40 है ना, यहाँ करके दिखाता हूँ मैं। 40 में हमें डिवाइड करना है किससे, 16 से। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 16 दुना के 32, रिमाइंडर शेषफल आया 8, यहाँ 3 आएगा, 3 में 3 गया 0। अब क्या कीजिए आप लोग, 6, 7, 8 में यही नहीं कर देते, 8 भागा 16। हाँ 8 से, फिर इस 8 से क्या करते हैं, इस 16 में डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार गया, देखिए 8 दुना के 16। अब यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया 0, तो भागफल की क्रिया क्या हो गई, रुक गई। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो भागफल की क्रिया रुक गई। तो हम लोग छोटे में क्या बोल देते थे, ये कहते थे कि देखिए यही वाला क्या है, इन दोनों संख्याओं का मासा। अच्छा बहुत आसान है। अच्छा देखिए यहाँ पर अब उसी प्रोसेस को, पहला प्रोसेस कौन सा है, पहला प्रोसेस है, पहला ये है, ये पहला ये है, इस वाले प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग लिखेंगे पहली में। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, या से यहाँ लगाने पर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम उसी सूत्र को लगा करके ही तो स्टेटमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लिखने के बाद इसका जो कंडीशन है, जो प्रतिबंध है आर के लिए, उसको लिखेंगे जहाँ, या इसको ना लिखें तो ऐसे भी हो जाएगा, 0 से बड़ी कौन है, आर, और बी से छोटी है। ये हमेशा लिखेंगे, जब भी सूत्र लिखो ये जरूर होगा, क्योंकि यह सूत्र तभी लगेगा जब आर की वैल्यू इस तरह से प्रतिबंध किया गया हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज समान का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि समान को आप ऐसे नहीं उठा सकते, इसको ऐसे नहीं कर सकते, वही है। ठीक है। अच्छा लगाते हैं, एक की वैल्यू कितनी है, 14 बराबर, वहाँ देखेंगे ना पहले प्रोसेस 14 बराबर बी का मान
16, यहाँ लिख दिया गुणा क्यू, क्यू कितना आया है देख लीजिए, क्यू कितना आया है 2, यहाँ 2 लिखो, प्लस आर की वैल्यू देखो रिमाइंडर पहली स्थिति में 8 बचा है, ये आया। ठीक, अब ख्याल कीजिए, क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है? क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसलिए पुनः प्रमेयिका लगाने पर लिख सकते हैं या पूरा लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो समझ गए हैं तो यहाँ से झट से अब क्या करें, जो दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे उसको झट से लिख सकते हैं। तो अभी दिखाता हूँ कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लिए इसको, ये तो कोई चीज़ नहीं है, इसको कोई बात नहीं है। यहाँ दूसरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा फिर से और फिर देखेंगे। हाँ, प्रोसेस में क्या किया था हमने, ऐसे लिखा था ना, 40 में 16 का डिवाइड किया था, 2 बार में 32 आया था और शेषफल कितना बचा था 8। फिर इसी 8 से 16 में डिवाइड किया तो 2 बार में आ गया था 16, ये 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा स्टेप, इस वाले को दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में यहाँ से देखिए जो 40 बराबर 16 गुणे 2 प्लस 8 आया है, तो ये पहला प्रोसेस था। दूसरे प्रोसेस में हमारा ये वाला है, ये वाला ये दूसरा प्रोसेस है। इस दूसरे प्रोसेस को यहाँ से समझिए, 16 को कहाँ लिख देंगे 40 के स्थान पर, है ना, वहाँ दिखाई दे रहा है 16 क्या है वहाँ पर a का मान, तो यहाँ चला आएगा a के स्थान पर। और ये जो 8 है रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर है ना, हाँ, तो रिमाइंडर इसमें क्या बन गया है b का मान, है ना, बिल्कुल सिंपल था इसमें। तो यहाँ लिखा 16 बराबर 8 को लिख दिया 16 के स्थान पर। अब गुणे यहाँ देखते हैं अब, ठीक, अब 8 से डिवाइड करने पर आया है भागफल 2, लिख दो 2 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि r इक्वल टू 0 इसलिए HCF अब किसका 16, 14 इज इक्वल टू, मतलब 16, 40 का HCF बराबर किसने 0 बनाया, 8 ने। तो ये जो है यही क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। इस प्रकार से आंसर हो गया। अगर यहाँ भी 0 ना आवे तो फिर और भाग देंगे और उस प्रोसेस को फिर तीसरी बार लिखना पड़ेगा। जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये भाग की क्रिया चलती रहेगी और इसी स्टेप को यहाँ क्रम से लिखते जाएंगे। बिल्कुल आ जाएगा, आसान से समझ आ गया, बिल्कुल आसान है। तो एक बार इसको नोट करो। तो अब चलते हैं प्रश्नावली में और देखते हैं और क्या ऐसे सवाल आते हैं।